आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे। तो इसे शुरू करने से पहले कंसीडर करते हैं एक एग्जांपल जहां पर कि एक स्प्रिंग और एक ब्लॉक का सिस्टम है। ये स्प्रिंग यहां वॉल से रिजिडली फिक्स्ड है और इसके दूसरे एंड में ये ब्लॉक टायर्ड है। हमने क्या किया, हमने इस ब्लॉक को थोड़ा सा खींचा तो इससे क्या हुआ, स्प्रिंग जो है ये एलोंगेटेड हुआ। तो आप खुद सोचे, इस प्रोसेस में आप जो इस ब्लॉक को खींच के इधर ले जा रहे हैं, इस प्रोसेस में आपने कुछ काम किया, डेफिनेटली काम किया। आपको फोर्स लगाना पड़ा। आप अगर फोर्स नहीं लगाते तो क्या ये स्प्रिंग एलोंगेटेड होता? नहीं होता। आपने फोर्स लगाया, स्प्रिंग एलोंगेटेड हुआ और उस फोर्स लगाने के कारण ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। तो आप जिस पॉइंट में फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। तो फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आपने कुछ काम जरूर किया यहां पर। वैसे भी आप प्रैक्टिकली इसे समझ पाएंगे कि आप काम कर रहे हैं इस तरह के सिचुएशन में। और साथ ही साथ अगर आप यहां पर इसे खींच के पकड़े हुए हैं और अचानक आपने इसे छोड़ दिया तो होगा क्या, ये स्प्रिंग जो है ये कंप्रेस्ड होगा। ये अपने जो इनिशियल पोजीशन है या फिर कहें जो इसका नेचुरल पोजीशन है उस नेचुरल लेंथ पे आने का वो कोशिश करेगा। तो नेचुरल लेंथ पे आने के लिए इसे कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ये जो मूव करेगा इसमें कुछ स्पीड भी रहेगा। एक सर्टेन स्पीड के साथ ये इस पॉइंट को पास करेगा। तो हम कह सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में इसे मिलेगा कुछ एनर्जी, जो कि यहां पर हमें दिख रहा। जब ये इस पॉइंट को क्रॉस करेगा तो हमें दिखेगा कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। वो काइनेटिक एनर्जी आया कैसे इसके पास? यहां पर जब हमने इसे फ्रीली छोड़ दिया था तो इसके पास तो कोई स्पीड नहीं था, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था, पर हमने इसे खींच के छोड़ दिया तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने इस प्रोसेस में कुछ काम किया था। वो काम इसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया था और जैसे ही हमने इसे छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये वर्क, हमारा किया हुआ वर्क पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ सबसे पहले, फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ। किसी दो मास के सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझने के लिए भी हम यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो रेफरेंस के तौर पे हम कंसीडर करेंगे पृथ्वी को, अर्थ को। तो ये है अर्थ। सो इसके लिए मान ले कि एक ऑब्जेक्ट है कुछ यहां पर और इसे हम खींचते हुए ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, आसमान की तरफ। तो हम खींचते हुए क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि यहां इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा एक ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर करते हुए हम इसे ले जा रहे हैं ऊपर की तरफ स्पेस में। तो हमने मान ले कि हमने इसे यहां तक पहुंचा दिया है। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने कुछ काम किया। तो जो हमने काम किया वही काम इसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा इसके पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां इस मास का जो पोटेंशियल एनर्जी था, यहां पर वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। हमने जितना ज्यादा काम किया उतना इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। आप सिंपली सोचे, इसे अगर मान ले अर्थ के सरफेस से 2 मीटर ऊपर है मान लीजिए, तो इसे अगर आप छोड़ेंगे तो ये जो ग्राउंड में गिरेगा, सरफेस में गिरेगा, धरती के सरफेस में गिरेगा, तो कितना एनर्जी ये रिलीज करेगा, कितना काइनेटिक एनर्जी रहेगा इसमें। और अगर इसे यहां से आप रिलीज करते हैं तो ये मूव करते हुए आगे बढ़ते जाएगा, इसका स्पीड बढ़ते जाएगा और यहां पर सरफेस में जब ये जाके टकराएगा तो एक बहुत बड़ा बैंग के साथ टकराएगा। इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। इसके रिस्पेक्ट में यहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। चलिए, ये तो हमने समझ लिया कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा? जितना हम काम कर रहे हैं उतना बढ़ रहा। और इससे पहले हमने एक वीडियो में ये बात किया था कि
अर्थ के सरफेस से या सरफेस के आसपास किसी भी एक पॉइंट से, वो पॉइंट अर्थ के सरफेस के बाहर होना चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अर्थ के अंदर होना चाहिए। तो अर्थ के सरफेस के बाहर होना चाहिए वो पॉइंट। तो उस पॉइंट से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए हमें कितना काम करना होगा, इसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। उस वीडियो का लिंक मैं यहां सजेस्टेड वीडियोस में डाल रहा हूं, हो सके तो आप इसे देख ले। तो उस वीडियो में हमने देखा था कि सरफेस से या फिर कहे किसी भी पॉइंट से, वो पॉइंट अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस अगर हो, आर डिस्टेंस दूर अगर हो, तो कैपिटल आर मान रहा हूं मैं यहां पर, रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहां से इंफिनिटी तक ले जाने में जो वर्क हम करेंगे, जो वर्क होगा वो बराबर होगा G इंटू एम, यहां कैपिटल एम जो है ये अर्थ का मास है, इंटू इस ऑब्जेक्ट का मास जिसे कि ले जाया जाएगा, डिवाइडेड बाय आर, जितना दूर ये अर्थ के सेंटर से है। तो इतना काम किया जाएगा इंफिनिटी तक ले जाने के लिए। सो ये जो वर्क हम कर रहे हैं ये सरफेस से लेके इंफिनिटी तक ले जाने के लिए। तो हम ये समझ सकते हैं कि यहां जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा इंफिनिटी में, मान ले ये पॉइंट इंफिनिटी है, ये पॉइंट इंफिनिटी है, तो सरफेस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इंफिनिटी में, इतना पोटेंशियल एनर्जी इसका ज्यादा होगा। सरफेस में अगर मान ले कि x है पोटेंशियल एनर्जी, तो इंफिनिटी में उसी मास का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा इतना प्लस x, क्योंकि x तो पहले से ही था, प्लस हमने इतना काम किया, कितना, इतना काम किया, तो इतना उसका पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर हो जाएगा, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा इतना। यहां तक तो ठीक है, पोटेंशियल का डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, ये हम समझ गए। लेकिन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा एब्सोल्यूट स्केल में? हमें तो सिर्फ इसका और इसका डिफरेंस पता है पोटेंशियल एनर्जी का, लेकिन एब्सोल्यूट स्केल में यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट का कितना और यहां पर कितना। तो यहां पर एक स्टैंडर्ड माना गया। वो स्टैंडर्ड ये था कि जब कोई ऑब्जेक्ट, मान ले हम इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के सिस्टम के लिए जब ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में रहेगा तो इसका जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा उसी पोटेंशियल एनर्जी को ये मान लिया गया कि ये जीरो होगा। ऐसा कन्वेंशन लिया गया। ऐसा क्यों कन्वेंशन लिया गया? हमारे पास तो और भी ऑप्शन थे। ऐसा भी तो हम मान सकते हैं, जैसे कि हम सिंपल काइनेमेटिक्स में मानते हैं अर्थ के सरफेस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, हम मान सकते हैं, हम ऐसा मानते भी हैं। तो यहां भी हम मान सकते थे। लेकिन अगर हम ये मानते कि अर्थ के सरफेस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो सरफेस, तो अर्थ का जो सरफेस है वो बड़ा उबड़ खाबड़ है, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक डिफरेंस हमेशा दिखेगा सरफेस में। उसी तरह से और भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर हम मान लेते सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो अर्थ के सरफेस में भी हमें जीरो मानना होता, और साथ ही साथ जुपिटर के सरफेस में भी जीरो मानना होता, और सन के सरफेस में भी जीरो मानना होता। क्या अर्थ के सरफेस में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसी ऑब्जेक्ट को जुपिटर के सरफेस में रखने से भी उतना ही पोटेंशियल एनर्जी बनेगा एब्सोल्यूट स्केल में? नहीं बनेगा। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी भी प्लैनेट का या किसी भी स्टार का, किसी भी सैटेलाइट के सरफेस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो एब्सोल्यूट स्केल में जीरो होगा। और भी ऑप्शन था, जैसे कि अर्थ के सेंटर में अगर हम मानते पोटेंशियल एनर्जी जीरो, जो कि टेक्निकली सही भी होता। क्यों सही होता टेक्निकली? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसके पास कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं है जो कि आगे चल के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो अर्थ के सेंटर में अगर किसी मास को रखा जाए, किसी भी बड़ा ऑब्जेक्ट के सेंटर में अगर एक दूसरे मास को रखा जाएगा, तो उस दूसरे मास को, जैसे इस केस में ये वाला जो मास है, इसे जब हम अर्थ के सेंटर में रखेंगे तो इस मास पे अर्थ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा? जीरो। शेल थ्योरी सोचे तो शेल थ्योरी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा।
तो इसका मतलब अगर आप किसी मास को अर्थ के सेंटर में छोड़ देते हैं तो उसके पास कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा। सो टेक्निकली ये सही होता अगर ऐसा माना जाता तो। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह आता कि हमें जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंपल सा फॉर्म मिलता है, सिंपल सा इक्वेशन मिलता है, जब हम मानते हैं कि इंफिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी 0 है, उतना सिंपल इक्वेशन यहां पर नहीं बनता। फिर क्या होता देखिए, हमें पता है कि फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, सेंटर से दूर जाते जाएं तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड वो बढ़ते जाता है सेंटर से जितना दूर जाते हैं। सरफेस में मैक्सिमम होता है और जितना सरफेस से ऊपर चढ़ते जाते हैं इसका जो फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड घटते जाता है। तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी पता करते या फिर कहें वर्क डन पता करते तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन बनता। तो इसीलिए ऐसा कन्वेंशन लिया गया कि इन्फिनिटी में जब कोई मास रहेगा तो दो मास के सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, दूसरे शब्दों में कहें तो अगर दो बॉडीज के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट हो तो फिर इन दोनों का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 0 कंसीडर किया जाएगा। तो फिर इससे आगे बढ़ते हुए चलिए देखते हैं कि अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होना चाहिए। तो जैसे कि हमने इससे पहले एक वीडियो में देखा था कि अर्थ के सरफेस से अगर हम इन्फिनिटी तक जाते हैं या फिर इस ऑब्जेक्ट को पहुंचाते हैं इन्फिनिटी तक, तो जितना काम करते हैं वो इसके बराबर है। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 होगा तो इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ इतना था जिसके साथ कि हम इसे जोड़ दें तो हमें 0 मिलेगा। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना था, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव Gmm/r था। इसी तरह से आप कह सकते हैं कोई भी बॉडी कहीं पर भी अगर रहे अर्थ के सरफेस के बाहर, यहां पर मान लीजिए जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस स्मॉल लेटर r है, स्मॉल लेटर r डिस्टेंस, तो यहां जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उस पोटेंशियल एनर्जी को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेगेटिव Gmm/स्मॉल लेटर r। तो चूंकि कन्वेंशन ऐसा लिया गया था इसीलिए हम हमेशा ये पाते हैं कि दो बॉडी का जो सिस्टम है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो नेगेटिव होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, सो एब्सोल्यूट स्केल में ये नेगेटिव होता है। अब चलिए देख लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम किसे कहेंगे। ये तो था पोटेंशियल एनर्जी, अब बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे। तो मान ले कि अगर यहां पर हम एक 10 किलोग्राम का मास रखते हैं तो फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितना होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा नेगेटिव Gm इंटू 10 किलोग्राम डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है सेंटर से, सो दैट डिस्टेंस इज r। तो फिर यहां से हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ये कितना होगा, सो पर यूनिट मास। तो 10 किलोग्राम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इतना है, तो पर यूनिट मास के लिए हम इसी को डिवाइड कर देंगे 10 किलोग्राम से। तो यहां पर ये 10 किलोग्राम और ये 10 किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा और बचा हुआ क्या रहेगा, सो बचा हुआ रहेगा नेगेटिव Gm/r। उसी तरह से आप देखें कि अगर यहां पर 10 किलोग्राम के जगह हम यहां मान ले कि रखते 20 किलोग्राम, तो यहां 20 किलोग्राम का मास अगर रखा जाता तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनता वो बनता नेगेटिव Gm इंटू 20 किलोग्राम डिवाइडेड बाय r। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास अगर देखते तो इस केस में हमें डिवाइड करना पड़ता 20 किलोग्राम से, क्योंकि 20 किलोग्राम में अगर इतना एनर्जी हो तो पर किलोग्राम कितना होगा एनर्जी, तो 20 किलोग्राम से डिवाइड करते तो फिर से हमें मिलता पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, इस केस में भी नेगेटिव Gm/r।
तो इस पॉइंट के लिए, यहां जो ये पॉइंट हमने कंसीडर किया था, इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास जो है ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, और इसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और ये क्या था? ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। यहां ध्यान से देखें, ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, इसके साथ जब हम उस पॉइंट में रखे मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी एक मास को, जैसे इसे जब हमने इस पॉइंट में रखा जहां पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इतना था, तो हमें कितना एनर्जी मिला इस पूरे सिस्टम का एनर्जी? वो है यही -Gm/r, जो कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास है, जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, इनटू जितना मास वहां पर रखा गया। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी ये बराबर होता है, ये हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये बराबर होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास।